Good morning, students. Let us start another chapter of our syllabus, that is chapter number 15, Economic Development and Planning. So, this chapter is the basic chapter about your economics syllabus. ये आपका फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जो कि आपके अभी सिलेबस में आने वाला है फर्स्ट टर्म में। जैसे कि आप जानते हैं कि देख रहे हैं कि इस चैप्टर में तीन बेसिक टर्म्स हैं आपकी। पहले बता रहा आपको इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक में डेवलपमेंट और इकोनॉमी में कैसी प्लानिंग होती है। ठीक है, डेवलपमेंट आप सब लोग जानते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी फील्ड में या किसी भी चीज़ में कुछ आगे बढ़ना, डेवलप करना। ठीक है, और डेवलप करने के लिए वी नीड प्लान, वी नीड प्लानिंग। तो प्लानिंग उसका एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट है आपका इकोनॉमिक्स का। देखेंगे इसको हम आगे क्या क्या होता है इसमें। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि हम देखें तो इन एशियन टाइम्स इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन स्पैरो। ठीक है, सोने की चिड़िया बोला जाता था इंडिया को एशियन टाइम्स में। इट मीन्स दैट एट दैट टाइम इंडिया वॉज अ प्रॉस्पेरस एंड अ डेवलप्ड कंट्री। तो आप देखिए इंडिया जो है उस टाइम पीरियड में, एशियन टाइम पीरियड में क्या थी, डेवलप्ड कंट्री। और आज इसको इंडिया को जो है कहाँ डाला जाता है, डेवलपिंग कंट्री में डाला जाता है। Here the economy was mainly based on simple living, hard work and mutual brotherhood. तो इकोनॉमी कैसी थी इंडिया की, सिंपल लिविंग, लोग साथ में रहते थे, साथ में हार्ड वर्क करते थे और भाईचारा काफी बना हुआ था। Sufficient food grains were obtained from fertile land and cottage and rural industries made their living easy. तो देखिए कल फूड ग्रेन इंडस्ट्रीज जो थी आपकी, फूड ग्रेन इंडस्ट्रीज और फर्टाइल लैंड जो इंडिया आप देखता होगा, आपने कभी इंडिया अगर मैप में देखा भी हो तो काफी हरा भरा दिखता है ऊपर से भी है। ठीक है, तो फर्टाइल लैंड और कॉटेज रूरल इंडस्ट्रीज ने क्या किया, इंडिया में लोगों की लिविंग और इजी कर दी, क्योंकि लोगों की इनकम उस समय काफी अच्छी थी। रूरल एरियाज में भी लोगों की इनकम काफी हाई फाई थी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, एडम स्मिथ आपको पता होना चाहिए, ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बीन डिफाइंड एज इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विस ऑफ अ कंट्री। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है, जब एक कंट्री के गुड्स में इंक्रीज होता है और उसके सर्विसेज में, मतलब कंट्री जब गुड्स और सर्विसेज दोनों ही ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर रही है, अच्छे खासे गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, अच्छे खासे सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, तो कंट्री क्या कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। जैसे अगर हम आज की अगर हम सिनेरियो में देखें, सबसे ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है आपकी यूएसए। दैट्स व्हाई ही इज नंबर वन। नेक्स्ट इज चाइना, यू कैन से। चाइना में भी काफी सारे गुड्स आप देखते हैं अपने आसपास ही, आप देख ले चाइनीज कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। जब वो इतने प्रोड्यूस करते होंगे कि वहां पर भी बिक जाए और यहाँ पर भी आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि दैट हाउ मच क्वांटिटी दे आर प्रोड्यूसिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके। फर्स्ट देखें हम, कंटिन्यूस प्रोसेस है एक। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट 2 साल हुई, 4 साल हुई, कुछ फिर बीच में रुक गई, फिर होने लग गई। तो ये जो रुकने वाला कॉन्सेप्ट है आपका बहुत रेयर केस होता है। जैसे कि आप इस साल को ले लें, ठीक है, 2020 को जो पैंडेमिक लगा, तो ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ईयर है हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में, जिसमें आप इंडिया की बात कर ले तो इंडिया का जो जीडीपी है इस साल से पहले इट वॉज अबाउट एट 6 to 7% ग्रोथ रेट में था वो। ठीक है, ग्रोथ रेट में था आपका वो। बट इस साल जो है वो माइनस चला गया, बिल्कुल ही 20% के आसपास, 23% के आसपास माइनस चला गया। सो ये कुछ ऐसे ईयर्स आ जाते हैं बीच में, नहीं तो डेवलपमेंट जो आपका इट इज कंटिन्यूस, कैन नॉट स्टॉप। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच द नेशनल इनकम ग्रेजुअली इंक्रीजेस, जिसके कारण नेशनल इनकम जो कंट्री की इनकम होती है, कंट्री की इनकम मतलब कंट्री के लोगों की इनकम जो होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा। देखिए नेशनल इनकम मतलब सब लोगों की एक साथ बात की जा रही है, और पर कैपिटा का मतलब हुआ कि एक इंसान की एनुअल इनकम। ओके, अगर हम पूरे जितनी हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है, नेशनल इनकम जितनी पूरी कंट्री के लोग कमा रहे हैं, ठीक है, उसको अगर हम डिवाइड कर दें हमारी कंट्री की पॉपुलेशन से, कितने लोग रहते हैं, सो हमारी निकल के आएगी पर कैपिटा इनकम। एक इंसान की इनकम कितनी है एवरेज। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। ठीक है, दोनों ही साथ साथ बढ़ते हैं। अगर आपका ये बढ़ेगा नेशनल इनकम, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम भी कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़ेगी। पर हमारे इंडिया की आप जानते हैं पॉपुलेशन ही काफ़ी हाई है, इसलिए हमारी नेशनल इनकम कितनी भी हाई हो जाए, हमारी जो पर कैपिटा इनकम निकल के आती है वो काफ़ी कम आती है। ठीक है, वो इट इज़ अराउंड 7 to 8 रुपीज़ है आज, बस बहुत ही कम है। जो कि नेशनल इनकम इंडिया की काफ़ी हाई फाई अच्छी खासी है, पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है।
because of huge humongous population. Proper utilization of resources. In economic development, all the resources available in the country are utilized efficiently. देखिए कोई भी कंट्री जितना एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगी अपने रिसोर्सेज को, उतना ज़्यादा वो क्या करेगी, डेवलप करेगी। ठीक है, जैसे आज इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया के पास सबसे बड़ा रिसोर्स है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि हमने बात की कि इंडिया के पास पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, मतलब इंडिया के पास जो ह्यूमंस हैं, और इंडिया आज सबसे बड़ी कंट्री है, ऐसी ऐसी कंट्री जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन है। ओके, यंग पॉपुलेशन होने का मतलब है कि ये जो पोटेंशियल है कि वो काम कर सके, कंट्री को डेवलप कर सके, पर उसको इंडिया ने एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया हुआ। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इंडिया की डेवलपमेंट इतनी नहीं हो पा रही है। ठीक है, चाइना में जब था ऐसा केस, चाइना में जब यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, तब चाइना बहुत रैपिडली डेवलप कर गया। इंडिया कहीं ना कहीं लैग कर रहा है पीछे भी थोड़ा सा। नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला इन्होंने दे दिया, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया इसे। तो नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ अ कंट्री, पूरी कंट्री की होल इनकम है, कंट्री के लोगों की, कंट्री के रिसोर्सेज से जो भी आता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ द कमोडिटीज एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर। तो एक पर्टिकुलर कंट्री में कितनी कमोडिटीज, कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, कितने टाइम पीरियड में, एक ईयर में। ये तीन कीवर्ड्स हैं आपके, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और कमोडिटीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर। ओके, ऐसा नहीं कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर बाहर भी आप गिन लो, नहीं, कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर, और वो भी कितने टाइम पीरियड में, एक ईयर में। ठीक है, उसको हम सब मिलाते हैं तो क्या बनती है, नेशनल इनकम। द लेबर एंड कैपिटल ऑफ द कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। ठीक है, लेबर और कैपिटल का मिक्स करके हम लोग कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, तो हमारे मटेरियल और नॉन मटेरियल रिसोर्सेज बन के आते हैं। देखिए कोई अगर इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो कोल, मान लीजिए कोल की खदानें। ओके, जब तक वहां पे कोई इंसान जाएगा नहीं वहां को, उसको खोद के कोल निकालेगा नहीं। ठीक है, और कोल निकालने के बाद उसको उस पर थोड़ा अपना पैसा लगा के उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं भेजेगा नहीं, तो उसमें उसके कोई मतलब ही नहीं है कोल का, कोई आपको कोई उसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई इनकम नहीं मिलेगी। ओके, सो ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्सेज जो है उसको आप बस ऐसे ही, इसमें कुछ मनी है। ठीक है, आपको अगर आज की डेट में गोल्ड मालूम है कि इसके अंदर गोल्ड है इस जगह के अंदर, तो आपको पैसा लगा के पहले उसको निकालना पड़ेगा, फिर उसको जो है आपको प्रोसेस करवाना पड़ेगा, फिर आपको मार्केट में बेचना पड़ेगा, तो पूरा प्रोसेस करने के बाद ही उससे कोई इनकम निकल पाती है। पर कैपिटा इनकम मतलब इनकम ऑफ अ वन पर्सन। ठीक है, एक पर्टिकुलर इनकम की एनुअल इनकम। व्हेन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड by its total population, then we get per capita income। per capita income कैसे निकलती है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ये हमने पढ़ लिया। इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, अब देखिए किसी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें कैसे पता चले। आज आप बोलते हैं चाइना डेवलप कर रहा है, इंडिया डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री है, और यूएस की बात करें या हम इंग्लैंड की बात करें, यूके की, तो डेवलप हो चुके हैं। तो ऐसा क्या है कि जो हो इंडिया में हो रहा है वहां नहीं हो पा रहा है। सो उन चीज़ों को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या चीज़ें जो इंडिकेट कर रही है डेवलपमेंट को। सो ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रॉस जीडीपी भी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज एक्सेप्टेड एज द मेजर टू कंपेयर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ये एक मेजर जो है बनाया गया है कंट्रीज को नापने के लिए, ग्रॉस नेशनल इनकम। एक कंट्री की साल की जो इनकम होगी, जिसकी ज़्यादा होगी वो अच्छा डेवलप कर गया। ठीक है, जिसकी हर साल दर साल ज़्यादा रेट से बढ़ रही होगी, मतलब डेवलप भी उतनी तेज़ी से कर रहा है। जैसे इंडिया की जो नेशनल इनकम है अभी इस साल से पहले लगभग 6 to 7% रेट से हर साल बढ़ रही थी। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया की जो है काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट है। चाइना ने जब 1980s 1990s में डेवलपमेंट किया तो उनकी जो ये ग्रोथ रेट थी वो अराउंड 10% थी। ठीक है, तो उस समय हम चाइना को बोलते थे हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब इंडिया को बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेजर, कंट्रीज हैविंग हायर इनकम आर कंसीडर्ड टू बी मोर डेवलप्ड। तो जिसकी इनकम हाई होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डेवलप्ड, और जिसकी हो रही होगी अभी हाई धीरे, उसको हम बोलते हैं डेवलपिंग। जैसे इंडिया की भी हो रही है और ये सीख चुकी है तो डेवलप्ड है वो। The reasons behind national income is not a proper measure for the comparing different countries. As a result of this, per capita income is considered a good measuring level of development। अब देखिए कई बार क्या होता है, कंट्री के कुछ बड़े बड़े रईस लोग ही अगर मान लीजिए अच्छा खासा काम कर रहे हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है उस देश में। जैसा कि इसी केस में हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया ऐसे ग्रॉस नेशनल डेवलपमेंट के
हिसाब से अगर आप निकालें तो 7th हाईएस्ट आता है, ठीक है, जीडीपी के हिसाब से 7th हाईएस्ट कंट्री आती है। पर फिर भी इंडिया में पॉवर्टी का लेवल काफ़ी हाई है। जो आपके बीपीएल लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग, दे आर अराउंड 27% लोग हैं वो, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। सो इतना पैसा होने के बाद भी, इतना ज़्यादा इनकम होने के बाद भी ये क्यों निकल रहा है? तो इसलिए बोला जाता है कि कंट्रीज को नापने के लिए हम लोग को जो है पर कैपिटा इनकम को ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए एज अ इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, ना कि ग्रॉस नेशनल इनकम को, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इज अ गुड इंडिकेटर। ठीक है, हर इंसान जितना कमाएगा उतना आपको देश में उतनी तरक्की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए देश में कि 5 लोग जो है वो, जैसे इंडिया की बात की जाती है कि इंडिया का अराउंड 54% इनकम, इंडिया की जो 54% ग्रॉस नेशनल इनकम है वो इंडिया के सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है। ठीक है, ह्यूज इनइक्वालिटी है इनकम में। इंडिया में 54% पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास, बाकी 46% जो इंडिया की इनकम है वो सिर्फ 99% लोगों में डिवाइडेड है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में फिर क्या हाल है। इसलिए बोला जाता है कि पर कैपिटा इनकम को नापना ज़्यादा बेहतर होगा फॉर डेवलपमेंट, ना कि ग्रॉस नेशनल इनकम को। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज के दो कॉन्सेप्ट हैं। डेवलप्ड कंट्रीज आर दोज कंट्रीज वेयर द सिटीजंस इजीली फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड अदर ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसी कंट्री जहाँ ह्यूमंस ने अपना जो बेसिक चीज़ें हैं, खाना पीना जो बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो इंसान को आराम से मिल रहा है। इंसान को जो आगे टेंशन है वो हो गई है कि मैं फॉरेन ट्रिप कैसे लगाऊं, मैं जो है मर्सिडीज कैसे खरीदूं, वहाँ दिक्कतें वो सब हो चुकी है। जैसे बात करें यूएसए की, ठीक है, तो वहाँ पे रोल्स रॉयस कैसे खरीदी जाए उस सब में दिक्कत चलती है। खाना पीना तो वहाँ कैसे फुलफिल है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर अंडर कंट्रोल इन दिस कंट्रीज। पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट का कोई सीन नहीं होता वहाँ पे इतना। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल हैं जापान, अमेरिका, इंग्लैंड एक्सेट्रा, यहाँ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट लगभग जीरो है। जापान इंग्लैंड की बात की जाए तो यहाँ तो लोग मांगते ही हैं लोग, और काम करने के लिए लोग इंडिया से मंगवाते हैं लोग। Among different countries of the world, some are fully developed while others are underdeveloped. In the same manner, a country is made up of different states together, in which some states are developed while other are developing states. ठीक है, तो एक कंट्री की बात करें तो उसमें डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे हमने पढ़ा जहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ह्यूमंस के फुलफिल हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी जो है फुलफिल हो रही हैं, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं है। जैसे डेवलपिंग कंट्री है आपकी इंडिया, हमारी खुद की कंट्री। सो इंडिया में अभी भी जो है आपका फूड, क्लॉथिंग और कुछ आपकी जो बेसिक नीड्स है अभी भी फुलफिल नहीं हो पाती हैं बहुत लोगों की। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। सो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, जबकि क्या होता है कई बार एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर भी जो है कुछ स्टेट्स जो होते हैं वो डेवलप्ड माने जाते हैं और कुछ स्टेट्स को डेवलपिंग माना जाता है। जैसे कि इंडिया में बात करें हम गुजरात की, ओके, गुजरात में बोला जाता है गुजरात इज वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया बिकॉज वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी लेस एंड पॉवर्टी के लेवल भी काफ़ी लो है। तो इसमें भी डिफरेंस हो जाता है आपके स्टेट्स में भी। इकोनॉमिक प्लानिंग, डेवलपमेंट करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ बनना भी है दुनिया में, अगर हम अपना पर्टिकुलर एक ह्यूमन का एग्जांपल लें तो मान लीजिए मुझे कोई पोस्ट पे जाना है, मुझे आर्मी में जाना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आज सुबह उठा, मैंने सोचा कि मैं यार मैं आर्मी में जाता हूँ, कल मैं गया पेपर दिया, परसों में सिलेक्ट होकर आर्मी पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। ओके, आई हैव टू मेक अ पर्टिकुलर प्लानिंग, मुझे प्लानिंग बनानी पड़ेगी। प्लानिंग किस चीज़ की कि मेरे को मुझे आर्मी में जाना है तो मुझे उसके लिए एनडीए का पेपर निकालना है फॉर एग्जांपल। ये पेपर निकालने के लिए मैं ये कोचिंग जाऊंगा, मैं ये चीज़ पढ़ूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, फिर मेरा पेपर क्लियर होगा तो मैं एसएसबी की तैयारी करने के लिए यहाँ दौड़ लगाऊंगा, ये करूंगा ये करूंगा। तो पूरी प्लानिंग होती है हर इंसान की। जब आप कुछ करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, कुछ बनने के लिए प्लानिंग करते हैं, सो एक कंट्री भी अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या करती है? प्लानिंग करती है, प्लानिंग करती है। विदाउट प्लानिंग डेवलपमेंट होना इज जस्ट इम्पॉसिबल। ओके, धूल में ऐसे कोई लटने लग जाता कि आपने सोचा और हो जाए, तो कैसे? ऐसा कभी नहीं होता। Economic planning is the process in which economic resources are used to obtain some clear and defined aims. Okay, तो प्लानिंग और से क्या होता है कि हमारे रिसोर्सेस हैं उनको हम किस तरीके से यूज करें जिससे हमारा जो एम है, डिफाइंड एम जो हम चाहते हैं करना, वो हमारा क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए इन अ स्पेसिफिक पीरियड। वो भी ऐसा नहीं कि सालों साल में हो रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हो जाए। जैसे कि इंडिया में क्या करते थे पहले, इंडिया में पहले थी आपकी प्लानिंग कमीशन जो बनाती थी 5 ईयर प्लान्स। वो लोग बना बोलते थे कि 5 साल में हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं, हमारे पास कितना टाइम है? 5 साल। इसको हम कैसे यूज करें कि हम लोग हमारे जो गोल्स हैं, मान लीजिए हमें जो है हमारी जो नेशनल इनकम है उसको हमें 5 ट्रिलियन करना है, पर कैपिटा इनकम हमारे 100 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें
उनकी जो होती थी डेवलपमेंट प्लानिंग में। प्री डिसाइडेड एम्स विच हैव टू बी अकम्प्लिश, ठीक है, हम लोग जो है पहले ही डिसाइड कर लेते हैं हमारे एम कि हमें क्या क्या फुलफिल करना है इन टाइम पीरियड में इतने। डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू ऑब्टेन द प्री डिटरमाइंड एम्स। ओके, तो हमारे जो रिसोर्सेज है हमारे पास अवेलेबल है उनको भी हमें कैसे यूज करके चलना है आगे। इन इकोनॉमिक प्लानिंग द गवर्नमेंट डिसाइडेड हाउ विल द इकोनॉमिक रिसोर्सेज बी यूटिलाइज्ड फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कि इकोनॉमिक प्लानिंग में गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हमारे पास, जैसे हमारे कोल, पेट्रोलियम, गैस और जितने रिसोर्सेज हमारे पास, उनका हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें जिससे सोसाइटी में क्या आ जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ जाए, मतलब लोगों को जो है उससे इनकम भी अच्छी हो जाए, इकोनॉमी हमारी डेवलप भी कर जाए, ग्रोथ भी कर जाए। प्लानिंग इन इंडिया एंड एम्स ऑफ प्लानिंग। इंडिया में प्लानिंग की अगर बात करें तो इंडिया में प्लानिंग जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू मेक प्लान्स फॉर द कंट्री, द प्लानिंग कमीशन, सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बनाया था इंडिया में, सेटअप ऑन मार्च 15 मार्च 1950, ठीक है, इस तारीख को सेटअप किया गया। इन ब्रीफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लान्स आर एज बिलोस। तो इंडिया में कुछ प्लानिंग जो की गई पहले वो ये थी, टू ऑब्टेन हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, हाई रेट एम्प्लॉयमेंट की जाए जो आज तक अचीव नहीं हो पाई इतने सालों में भी। टू ऑब्टेन सेल्फ डिपेंडेंसी, जो इंसान की डिपेंडेंसी होती है गवर्नमेंट के ऊपर, कि गवर्नमेंट उन्हें फ्री में राशन दे, गवर्नमेंट सब्सिडी दे, तो इनका काम चलता है। ज़्यादातर किसानों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी जो है वो भी कम हो, सेल्फ डिपेंडेंट लोग बने, किसान जो है खुद ही उगाए खुद ही खाए, सरकार की जरूरत ना ले। टू ऑब्टेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, ऐसा नहीं कि यार शेयर मार्केट जैसे हम देखते हैं, शेयर मार्केट इज अ वेरी अनस्टेबल यू कैन से, इसलिए शेयर में लोग जो है पैसा डालना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं हो कि इंडिया की भी इकोनॉमी बहुत अनस्टेबल हो जाए तो बाहर की जो कंट्रीज है, बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं करें, ठीक है, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। टू ऑब्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो सोसाइटी में सोशल न्याय सबको मिले, ऐसा नहीं कि भेदभाव चल रहा है जो पहले चलता था ब्रिटिश टाइम में, वो नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक में भेदभाव जो इंडिया में देखा हमने काफी ज्यादा है, उसको कम करने की जो है कोशिश की जाती है प्लानिंग से, टू इंश्योर। और ठीक है, मुझे आप एक चीज बताइए, कैसे इंडिया सबसे बड़ी ऐसी ऐसी क्या चीज है जिससे गवर्नमेंट इक्वालिटी लाती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाती है, कि जो हमने देखा कि 54% पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास है, तो उसको वापस से कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे जो बेसिक चीजें गवर्नमेंट्स करती हैं दुनिया की, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों में इनकम में इक्वालिटी लाने के लिए सबसे बड़ा जो स्टेप हर गवर्नमेंट करती है वो है टैक्सेशन। ओके, टैक्स बोलते हैं इसको हम, गवर्नमेंट टैक्सेशन का मतलब ही इसलिए है कि गवर्नमेंट जो है अमीर लोग जिसके पास पैसा बहुत है उनसे थोड़े हाई टैक्स चार्ज करे, ओके, और उनसे टैक्स का पैसा लेकर जिनके पास नहीं है उनको क्या प्रोवाइड करवाए, पैसा या सर्विसेज, ठीक है, जिनके पास चीजें नहीं है, जिनको जरूरत है, इसी टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट क्या करती है, राशन देती है लोगों को सस्ते में, लोगों को और सब्सिडीज देती है, बहुत कुछ प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, अमीरों का पैसा उनसे लेकर थोड़ा गरीबों में बांटने वाला काम गवर्नमेंट करती है टैक्स से। टू इंश्योर सोशल वेलफेयर, वही बात हो रही है। सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, सक्सेस रहा या फेलियर रहा। Economic planning in India began from 1st April 1951 and till now 12 5-year plans have been completed। तो 12 5-year plans आ चुके हैं, बीच में 3 साल 1-year plans आए थे, ठीक है, 3 रोलिंग ईयर्स आए थे आपके, देखिए यहाँ पे दिए हुए ईयर्स। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री स्ट्रेंथन एंड सेल्फ डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर वाज ऑब्टेन्ड। तो ऐसा नहीं कि इन 12 सालों में कुछ नहीं किया, इन 12 5-year प्लान्स में कंट्री ने कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंसी हासिल करी, एग्रीकल्चर इंडिया का अच्छा हुआ। बीच में जो आपका इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1960s में लेके आई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसने एग्रीकल्चर इंडिया का काफी हद तक जो है सेल्फ सस्टेन कर दिया। इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम हुआ, एट द करंट प्राइसेस द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री वाज ओनली 9142 करोड़, ठीक है, 9142 करोड़ था इंडिया का नेशनल इनकम 1950-51 में, जो कि अब 2005 से लेकर 6 तक का हमारे पास जो आंकड़ा है वो है आपका 28,46,762 करोड़। इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है कि कमा कमा के बस खर्च करते चले गए, ठीक है, सेव भी किया, इन्वेस्ट भी किया। सम पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम इज इन्वेस्टेड, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में प्रोडक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इंडिया ने क्या किया, इसको इन्वेस्ट किया फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन किया इंडिया ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज को डेवलप करना,
ठीक है, देयर हैज बीन अ रिमार्केबल इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग वेरियस 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहा काफी। और इंडिया का जो प्रीवियस प्लान था आपका वो इंडस्ट्रीज को लेके ही था, जो सबसे स्टार्टिंग में आया था आपका अल्फ्रेड मार्शल ने जो आपके दिया था 5 ईयर प्लान स्टार्टिंग के। टुडे इंडिया हैज बिकम द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया अब शायद 8th और 7th हो चुकी है। ठीक है, इंडस्ट्रीज के मामले में कि इंडस्ट्रीज कितनी है और कितनी इनकम दे रही है एक पर्टिकुलर कंट्री को। इंक्रीज इन पावर जनरेशन, देखिए एक मुझे नाम याद नहीं आता उनका, कौन से इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने बोला था कि किसी कंट्री की अगर पावर जनरेशन या पावर यूजेज यूसेज बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर किसी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत ज़्यादा है, मतलब वो कंट्री डेवलप्ड है। डेवलप्ड है क्योंकि देखिए डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, इंडस्ट्रीज काफ़ी होती हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हाँ इंडिया में लोग काफ़ी रहते हैं तो इंडिया में बिजली खपत ज़्यादा है, नहीं। आपकी जो मेन जो पावर की यूसेज जो होती है वो इंडस्ट्रीज में होती है। आप जो है जलाएंगे एक ट्यूबलाइट, एक वो लोग चलाते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े जनरेटर, तो उनकी खपत ज़्यादा है। तो जो अंतर पड़ जाता है किसी भी कंट्रीज को, वो पड़ता है उनकी इंडस्ट्रीज से, ना कि लोगों से। तो इंडिया में इंडस्ट्रीज कम है, यूएसए में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इंडिया में पावर यूसेज भी ज़्यादा है और पावर जनरेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि इंडिया में फिर धीरे धीरे ये भी बढ़ा है। वैसे तो 1950-51 में था 2.4 किलोवाट और अब 83.6 किलोवाट हो गया है। एजुकेशन एंड हेल्थ, प्रायर टू फर्स्ट 5 ईयर प्लान देयर आर 727 यूनिवर्सिटीज थी पहले इंडिया में, बट नाउ देयर आर 389 हो चुकी हैं। अब इससे भी ज़्यादा हो गई होंगी काफ़ी। लिटरेसी रेट आपका 2001 का दिया हुआ है 64.8%। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में लिटरेसी रेट कितना है। प्लीज टेल मी, अगर आप वीडियो आता देख चुके हैं, इफ यू हैव कम टिल हियर, प्लीज टेल मी हाउ मच लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज देयर टिल इन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ये 2001 का आंकड़ा दिया हुआ आपको 64.8%, इससे तो ऊपर ही होगा, पर कितना है मुझे एग्जैक्ट बताइए। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, शॉर्ट कमिंग्स मतलब कमियां, ड्रॉबैक्स जो रहेगा हमारी प्लानिंग में। तो देखिए ये पढ़ने से पहले आपको पहले बता दूं, ठीक है, इकोनॉमिक्स है जिन्होंने बोला कि इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट। ठीक है, इकोनॉमिक्स से मुझे कुछ बढ़िया बढ़िया टर्म पता है, जितने बता आपको बता देता हूँ। सो इंडिया क्या है, एक सॉफ्ट स्टेट है। सॉफ्ट स्टेट का मतलब है कि इंडिया इज वेरी वेरी गुड इन प्लानिंग। इंडिया प्लान करने में, इंडिया से अच्छी कंट्री नहीं है दुनिया में, एक से एक प्लान लाते हैं ये लोग कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट वेरी 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 पुअर इन इम्प्लीमेंटिंग। बना तो लेते हैं कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, मोदी जी ने बोल दिया 2022 तक इंडिया विल बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और पहुंचे आप लोग 4 ट्रिलियन तक भी नहीं है। ओके, आप बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी विल बी 5 ट्रिलियन और पहुंचे आप 4 तक भी नहीं है। अभी तो आपके 3 पे टिके रहने के लाले लगे पड़े हैं, तो ये आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग तो आपने बड़ी अच्छी करी, आपकी कोई इम्प्लीमेंटिंग नहीं है ढंग की। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग द कंट्री हैज अचीव सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। कहीं ना कहीं फिर भी अचीवमेंट तो हुआ है, प्लान करोगे आप कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा नहीं है कुछ ही नहीं होगा। तो स्लो प्रोग्रेस, ये देखिए लिखा है स्लो, खुद ही लिखा है स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटा इनकम। इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया द ग्रो इन पर कैपिटा इनकम हैज बीन वेरी स्लो। ठीक है, इतना प्लानिंग के बाद इंप्लीमेंट नहीं हुआ प्लान ढंग से। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने प्लान बनाया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, वी विल ओपन दिस मैनी इंडस्ट्रीज, खुली उसकी आधी भी नहीं इंडिया में आज तक। रीजनल इम्बैलेंस, ठीक है, जो बैलेंस बनाया है कंट्री अपने स्टेट्स के बीच में, तो एज अ रिजल्ट ऑफ प्लानिंग द रीजनल इम्बैलेंस इन द कंट्री शुड हैव डिक्रीज। जो पहले काफी लड़ाइयाँ चलती थी स्टेट्स में, खुद ही आंध्र प्रदेश लड़ते रहेगा कि हमें अलग करो, बाकी स्टेट्स भी लड़ते रहेगा, तो अब वो इतना नहीं होता है। और इसलिए भी नहीं होता क्योंकि सब अलग हो ही चुके हैं। पहले इंडिया में आप, मुझे आपको पता है, आप जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब इंडिया में थे आपके 14 स्टेट्स। ठीक है, जो कि अब लगभग डबल हो चुके हैं 28। तो इतना बांट चुके हैं लड़ लड़ के, अब कितना बांटेंगे। और इंक्रीज इन प्राइसेस, द प्राइसेस के आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग सिंस द पीरियड ऑफ प्लानिंग, प्राइसेस तो बढ़ते ही रहेगा। ठीक है, और अभी भी हमने कल पढ़ा था करंट अफेयर्स में भी कि इंडिया ने एक पॉलिसी लाई है टीओपी, टॉप पॉलिसी। इतने बड़े देश में आप ला रहे हो टॉप पॉलिसी। टॉप का मतलब ऐसा नहीं टॉप क्वालिटी की, टॉप का मतलब है टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। ओके, तो मतलब इंडिया में जो मेन प्राइस बढ़ती है, जो मेन हाहाकार मचता है, वो इन 3 चीजों के कारण बचता है। तो इनकी प्राइस हाई ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने कमीशन बना रखी है जो इनकी प्राइसेस पे ध्यान रखेगी, इनकी प्राइस बढ़ने से पहले ही कुछ ना कुछ एक्शन ले लेगी, फिर भी बढ़ जाती है। अब देख लीजिए प्याज 100 रुपये किलो चल रहा है। नंदलेस हमारे मतलब का नहीं था, बोल दिया मैंने। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ता ही चला गया, क्योंकि कंट्री की क्या बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन के साथ साथ नौकरियां नहीं बढ़ी, तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीज। फेलियर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस बुरी तरीके से फेल होते चले गए। पहले जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोली पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, सारी के सारी लॉस में चली गई। अब तो जो अब बड़े बड़ी जो इंडिया गवर्नमेंट के पास बची हैं पांच, जिनमें से आप बोले एयर इंडिया, गवर्नमेंट लगी है कि उसको भी बेच दें। सबसे बड़ी गवर्नमेंट कंपनी रेलवेज, गवर्नमेंट लगी है कि उसका भी हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर दें। तो मतलब गवर्नमेंट कंपनी आर ऑलमोस्ट इन लॉसेस और लॉस्ट स्टेट। इंडिया विजन, इंडिया की दूरदृष्टि, इंडिया क्या चाहती है करना, अपने प्लानिंग और डेवलपमेंट कितना डेवलप करना चाहती है अपने प्लानिंग से। सो इन जनवरी 2003 द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इशूड एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नेम्ड इंडिया विजन 2020। अब देखिए 2020 चल रहा है और हमें इस तारीख तक क्या क्या अचीव करना है वो हमने बात कर ली 2003 में, 17 साल पहले ही। देखो क्या बात की थी उस टाइम पीरियड पे। सो अब आप मुझे देख के बताइएगा इतना कर पाए कि नहीं ये लोग। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट टिल दिस ईयर 2020 इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। क्या ऐसा हुआ? दूर दूर तक नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल पास भी नहीं पहुंचे इस चीज के, तो हम डेवलप्ड होने के बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाए हम लोग, ठीक है, देख लीजिए इम्प्लीमेंट हुई नहीं चीजें, तो फिर कहाँ से डेवलप हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लिटरेसी, इलिटरेसी विल बी completely eradicated फ्रॉम द कंट्री। देखिए बातें तो आप देखिए, बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की और ये बढ़े ही चला गया। कम कम होना चाहिए था। देखिए आप लोग पहले क्या करा करें, पहले कम किया कीजिए लोग चीज़ों को, फिर खत्म करने की बात करा करें। नहीं, पर ऐसा इंडिया में नहीं होता, पहले खत्म करेंगे ये तो। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म तो नहीं हुआ, पॉवर्टी खत्म बिल्कुल नहीं हुई, अभी भी इंडिया में 27% के आसपास बीपीएल है। इलिटरेसी वेरी हाई, आपको मैंने वैसे ही बोला 2011 के हिसाब से बताइए कितनी लिटरेसी है इंडिया में, तो उसको आप 100 से माइनस कर दिए, उतनी लिटरेसी अभी भी है, तो काफ़ी है अभी भी वैसे। The Planning Commission has estimated that by the year 2021, 35 crore of country's population will be better nourished। ठीक है, ये थोड़ा बहुत अचीव किया है, ठीक है। होता क्या है, डॉक्यूमेंट्स हम बना लेते हैं बड़े बड़े, अचीव हम थोड़ा थोड़ा से ही कर पाते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी अचीव नहीं किया इनमें से, कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले से काफ़ी कम हुई हैं। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे डिफरेंस बता दूँ, ठीक है, एक आपका जो चेंज होने वाली चीज़ है, इसमें आपने पढ़ा कि इंडिया में पहले थी प्लानिंग कमीशन। ओके, प्लानिंग कमीशन बनी थी इंडिया में 1951 में बनी थी ये। जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे इस कॉन्सेप्ट को प्लानिंग कमीशन के। देखिए आपको बता दूं मैं कि प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है। उसकी जगह अब आपकी आई है नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग जो एक नई प्लानिंग कमीशन की जगह आया है अब ये। तो नीति आयोग जो है आपका, नीति आयोग को लेकर आए आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और ये नीति आयोग ने काम करना स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2014 से। जब से मोदी गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट किया तब से जो है नीति आयोग ने भी काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपका जो प्लानिंग कमीशन का आखिरी था 12th 5 ईयर प्लान, वो आखिरी था 2010 से 2014 के लिए, 2009 से 2014 के लिए आखिरी 5 ईयर प्लान था आपका, 12th था वो। उसके बाद से नीति आयोग आ गई, उन्होंने 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। ये लोग लेकर आए 3 ईयर प्लान, हम लोग 3 3 साल के प्लान बनाएंगे, और इनकी प्लानिंग और इनकी वर्किंग प्लानिंग कमीशन से बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसके बारे में कम पढ़ा जाता है नीति आयोग के बारे में, क्योंकि अभी इसको वर्किंग करते हुए अराउंड 6 ईयर्स ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। सो इन दी लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई थिंक काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया होगा इकोनॉमिक्स। और भी आपको कुछ पूछना हो इकोनॉमिक्स में तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट्स और वाया एनी सोर्स यू लाइक। सो इन दी लास्ट, थैंक यू।